कि जो मॉडर्न साइंस है वो ज्योतिष को और हस्तरेखा विज्ञान को इसको नहीं मानता। विज्ञान केवल इतना कहता है कि जब बच्चा पेट में होता है, अपने माँ के पेट में होता है, तो जिस जिस जगह से उसके अंग मुड़े हुए होते हैं, वो जब माँ के पेट में होता है तो जिस तरह से उसके हाथ मुड़े हुए होते हैं, जिस तरह से उसके पैर मुड़े होते हैं और अंग जिस तरह से मुड़े होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में वहीं वहीं पर रेखाएं बनी हुई होती हैं। इससे ज़्यादा हाथ के रेखाओं के बारे में और कुछ नहीं है। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भाई ज्योतिष के बारे में, हस्तरेखा विज्ञान के बारे में विज्ञान कौन कौन सी व्याख्याएं करता है, कैसे करता है, और ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। यानी कि कौन से ऐसे प्रूफ हैं जो ज्योतिष देता है, ज्योतिष शास्त्र देता है कि नहीं मैं हूँ, सही है, हस्तरेखा विज्ञान होता है। जो वैज्ञानिक है, जो इसके महारथी हैं, वो लोग क्या कहते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। चलिए बात यहाँ से शुरू करते हैं। जो साइंस है वो कहता है कि भाई हाथ में जहाँ जहाँ पर रेखाएं हैं, माँ के पेट में जब बच्चा था तो वहीं वहीं पर हाथ मुड़ा हुआ था। विज्ञान क्यों नहीं ज्योतिष शास्त्र को मानता? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई आप सब एक क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर सुने होंगे कि जब आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने भूत को भी नहीं देखा और आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देखा, फिर वैज्ञानिक लोग इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को मानते हैं, भूत के अस्तित्व को क्यों नहीं मानते? तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब दिया जाता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कभी भी कहीं भी प्रयोग करके उसे साबित कर सकते हैं, उसके अस्तित्व को साबित कर सकते हैं, पर भूत पर कहीं भी कभी भी रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके उसको साबित नहीं कर सकते। तो इस वजह से विज्ञान उसको नहीं मानता। यानी विज्ञान केवल उन चीज़ों को मानता है जिस पर कभी भी कहीं भी एक्सपेरिमेंट करके उसे साबित किया जा सके। और ज्योतिष पर, हस्तरेखा विज्ञान पर, इस पर वैज्ञानिक कभी भी अभी तक इसको साबित नहीं कर पाए हैं। यानी इस पर कोई प्रयोग करके कहीं भी कभी भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से विज्ञान ज्योतिष को, हस्तरेखा विज्ञान को नहीं मानता। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं वो ये भी तर्क देते हैं कि भाई एक ट्रेन दुर्घटना हुई, उसमें हजारों लोग मर गए, तो क्या सबके हाथ में उसी दिन मृत्यु लिखा था, मौत लिखी थी? और अगर सबके हाथों में उसी दिन मौत लिखी थी तो भाई ट्रेन में बहुत सारे ज्योतिष भी घूमते हैं। अक्सर जो रेलवे स्टेशन होते हैं, इन सब जगहों पर ज्योतिषी लोग बहुत ज़्यादा बैठते भी हैं। तो क्यों नहीं बता दी कि यार इसके हाथ में भी मौत आज लिखी, इसके हाथ में भी लिखी, इसके हाथ में भी लिखी, इसके हाथ में भी लिखी है। और वो कियास लगा लें, ये अंदाजा लगा लें कि शायद ट्रेन दुर्घटना तो नहीं होने वाली है। क्या ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं हुआ आज तक? और दुनिया में इतने सारे ज्योतिष हैं। देखिए कहा जाता है कि अमेरिका में लगभग 5000 ज्योतिषी ऐसे हैं जो हस्तरेखा ये सब देखते उगते हैं, और इसके बाद में वो लोग हमेशा बिजी भी रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं कि किसी के बारे में कुछ बता सकें, लाइन लगानी पड़ती है। लगभग 50% लोग, फ्रांस के लोग मानते हैं इस ज्योतिष शास्त्र को, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, हाथ की रेखाओं में विश्वास करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले से सुमेरियन जो थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग, वो लोग अध्ययन करते थे ज्योतिष पर, इस पर लेख लिखे गए हैं। तो जब इतने सारे लोग मानते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जैसे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा और इतने सारे लोग मर गए? तो किसी ज्योतिष ने क्यों नहीं सबका हाथ देखकर एक्सपेक्ट किया कि शायद इस दिन आ जाए, इस दिन बम गिरेगा और सब लोग मारे जाएंगे? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई, वहाँ पर इतने लोग मर गए एक साथ, इतनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, इतने सारे लोग मर जाते हैं एक साथ, या किसी देश ने किसी देश पर अटैक कर दिया, इतने सारे लोग मर गए। तो क्या सबके हाथ की रेखाएं समान थी? सबके हाथ में मौत लिखा था? क्या सब जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन नक्षत्रों का जो व्यवस्था है वो समान था, मौत को लेकर, मृत्यु को लेकर? तो ऐसे सारे तर्क दिए जाते हैं। और कुछ बुद्धिजीवी ये भी तर्क देते हैं कि भाई जिनके हाथ पैर नहीं होते, क्या उनके भाग्य नहीं होते? तो बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से, जो वैज्ञानिक का दृष्टिकोण रखते हैं, उनके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें कही जाती है वो मैंने बताया आप सबको। अब आप लोग समझिए कि ज्योतिष क्या कहता है। देखिए जो हाथ है, हस्तरेखा है, इसमें बुध पर्वत होता है, शुक्र पर्वत होता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सूर्य होता है, चंद्रमा होता है। तो सब लोग कहते हैं कि क्या ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष कहता है कि जितने भी नक्षत्र हैं ये सब हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो क्या ये सच है? तो इसको ऐसे समझिए कि ज्योतिष शास्त्र को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, हिरोशिमा में एक परमाणु बम दगा था, यानी विस्फोट हुआ था, और जब वो विस्फोट हुआ तो सारे के सारे लोग वहां पर मर गए।
सबकी मृत्यु हो गई। पर बहुत सालों तक वहां पर जितने बच्चे पैदा होते थे वो सब भी लूले लंगड़े इस तरह के पैदा होते थे। तो ऐसा वहां पर क्या था जिसकी वजह से भाई परमाणु विस्फोट हुआ, परमाणु बम का विस्फोट हुआ, सारे लोग मर गए। तो विस्फोट के साथ वो खत्म हुआ, विस्फोट भी खत्म हुआ, अब खत्म हो जाना चाहिए सारा चीज। फिर सालों तक वहां पर लूले लंगड़े ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते रहे, जो अंग भंग बच्चे होते थे, ऐसा क्यों होते रहे? क्योंकि परमाणु बम जब दगा, जब फटा, जब विस्फोट हुआ तो उसका रेडिएशन वहां पर फैल गया और उस रेडिएशन के कारण वहां पर जितने भी बच्चे होते थे इस तरह के विकृत होते थे, अनेक बीमारियां फैलती रहती थी। तो एक परमाणु विस्फोट होने से हिरोशिमा में इतने सालों तक वहां पर दिक्कत था, इतनी परेशानियां थी। तो सूर्य में इतने सारे परमाणु बम एक साथ फटते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, बहुत सारे परमाणु बम के बराबर की ऊर्जा लिए सूर्य बैठा है। तो कैसे हम लोग कैसे, अच्छा उसका प्रकाश लगातार धरती तक आ रहा है, तो हम कैसे ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा, जो हमारी धरती इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कैसे हम लोग कह सकते हैं? अगली चीज जो कही जाती है, भाई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय जो पंछियां हैं 24 घंटा पहले, समय नहीं 24 घंटा पहले जब सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है तो उससे 24 घंटा पहले ये पंछियां क्यों चहचहाना बंद कर देती हैं? बंदर क्यों मौन होकर धरती पर आ जाते हैं, जो इतना उछल कूद मचाने वाले जीव हैं? तो सूर्य का कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता ही है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक हैं, एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है चीजेवस्की। उन्होंने ये साबित किया कि 11-11 वर्ष पर जो सूर्य है उस पर एक महाविस्फोट होता है, महाप्रलय होता है। और जब वहां पर महाप्रलय होता है सूर्य पर, तो उसके कारण धरती पर बीमारियां बहुत सारी फैलती हैं, बहुत सारी क्रांतियां होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं ये उसी समय होता है। और हर 11 वर्ष पर सूर्य पर महाविस्फोट होता है। और आज तक धरती पर जितनी भी महामारियां, क्रांति ये सब फैली हैं, सब उसी समय हुई हैं, ऐसा कहता है। और अब विज्ञान भी इसको मानता है। तो इन सब चीजों के हिसाब से देखें तो भाई सूरज का पूरा प्रभाव हमारी धरती पर है। इसके बाद में आप सब जानते हैं कि भाई चंद्रमा की अगर बात करें तो देखिए, चंद्रमा के बारे में आप सब जानते हैं कि चंद्रमा के प्रभाव से ही समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, यानी समुद्र का पानी ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है। तो ये चंद्रमा का ही गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई धरती पर, देखिए आप सब जानते हैं कि धरती पर 70% के लगभग आसपास पानी है और बाकी जमीन है। और मनुष्य के शरीर में भी 70% जल है और बाकी शरीर है, बाकी हड्डी है, ये सब है। तो कैसे कह सकते हैं आप कि चंद्रमा का प्रभाव केवल धरती पर होता होगा, केवल समुद्र के जल पर होता होगा? भाई धरती पर 70% जल है, उस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। और मनुष्य के शरीर में भी 70% जल है, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं होता होगा। कैसे आप कह सकते हैं? अब कुछ लोग इसका तर्क देते हैं कि भाई वो तो बंद है ना, आपके बोतल में पानी बंद है, जल बंद है, तो उस पर कैसे वो प्रभाव डालेगा? भाई जो समुद्र का पानी है वो तो खुला पानी है, तो उस पर चंद्रमा प्रभाव डाल देता है। बोतल के अंदर बंद पानी, उस पर कैसे प्रभाव डालेगा? तो आप सब जानते हैं कि बोतल के अंदर जो पानी है उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, वो सब लगातार गति करते रहते हैं उसके अंदर, उनकी गतियां विक्षेपित हो जाती हैं, उनकी गतियों पर प्रभाव डालता है। तो आपके शरीर पर वो कैसे प्रभाव नहीं डालेगा? एक और चीज रिकॉर्ड किया गया, आप लोग गूगल कीजिएगा कि पूर्णिमा की रात को ज्यादा से ज्यादा लोग पागल होते हैं और अमावस्या की रात को ज्यादा से ज्यादा पागल ठीक होते हैं, रिकवर होते हैं। ये अध्ययन करके निकाला गया। और अगली एक चीज, आखिर क्या है, चंद्रमा की वजह से पूर्णिमा और अमावस्या होती है। अगली चीज जो नोट की गई, जो नोटिस की गई, वो ये नोटिस की गई कि देखा गया, एक वैज्ञानिक थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने नोटिस किया कि चंद्रमा के प्रभाव के कारण जब समुद्र उतार पर होता है तब समुद्र की मछलियां किनारे जाकर अंडे देती हैं। समुद्र की मछलियां ऐसे चाहे जहां अंडे दे देंगी तो भाई समुद्र की लहरें उसे बहा कर ले जाएंगी, वो खराब हो जाएगा, अंडा पता नहीं कहां चला जाएगा। तो चांद के कारण जब समुद्र उतार पर होता है तो मछलियां किनारे जाकर अंडे देती हैं और उन अंडों को जहां वो दे देती हैं वहां पर दोबारा लहरें नहीं जाती। आखिर मछलियों को कैसे पता चला
कि यहाँ पर अंडे देना है और अब यहाँ पर लहरें नहीं आएंगी समुद्र की। उन्हें कैसे पता चला? कौन सा ऐसा सेंसेशन है कि जिसकी वजह से उन्हें पता चल गया? एक वैज्ञानिक थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने प्रयोग किया, उन समुद्र की मछलियों को ले जाकर एक बंद पानी की टंकी में अंधेरे में रख दिया, जहाँ पर चांद की रोशनी भी ना पहुँच पाए। और नोटिस किया उन्होंने कि भाई जब चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र का पानी उतार पर होता है तभी वो लोग अंडे देती हैं, उसी पानी में ही दे देती हैं, पर उसी समय देंगी जो टाइम होता है देने का अंडा। तो भाई अगर मछलियां अनुभव कर पा रही हैं चांद के सेंसेशन, मतलब उसके विकिरण को, बहुत सारी चीज़ों को, तो हो सकता है कि हमारे पास वो सेंसेस ना हो, तो इस वजह से हम लोग नहीं अनुभव कर पाते हैं, पर हो सकता है कि ऐसा हो। और भाई हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के बारे में जितना नॉलेज है उसका 0.00001% भी अभी पूरा मनुष्य नहीं अध्ययन कर पाए हैं। तो फिर हम इस बेस पर कैसे कह सकते हैं कि नक्षत्रों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होता? कॉस्मोस रसायन के, जो कॉस्मोस केमिस्ट्री है जिसे ब्रह्म रसायन के नाम से जानते हैं, उनके जो जनक हैं जी गियार्डी नाम के हैं, और उन्होंने बताया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये एक साअवयव है, यानी कि एक शरीर के समान है। और आप सब जानते हैं कि अगर पूरा ब्रह्मांड एक शरीर के समान है तो शरीर में जब भी कहीं पर एक दिक्कत होगा, कुछ भी होगा, तो दूसरे अंग को भी फर्क पड़ेगा, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। और हम लोग भी ब्रह्मांड के हिस्से हैं, तो ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो ये बताया गया ब्रह्म रसायन में, यानी कॉस्मोस केमिस्ट्री में। इसके बाद में एक वैज्ञानिक है पैरासिलस नाम के, उन्होंने बताया कि सभी नक्षत्रों की अपनी एक ध्वनियां हैं, और इन सारी ध्वनियों की, जितने भी नक्षत्र हैं, इन सब की अपनी अपनी एक ध्वनि है। जिसे आप सबने सुना होगा कि एक बहुत पॉपुलर हुआ था और वायरल भी हुआ था कि जो सूर्य है और जो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसको लेकर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ओम की ध्वनि होती है। इसी तरह से बताया गया पैरासिलस के द्वारा कि जितने भी नक्षत्र हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जितने भी नक्षत्र हैं, इन सब की अपनी एक ध्वनि है, और ये सारी ध्वनियाँ मिलकर एक संगीत का निर्माण करती हैं। और ये संगीत हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। देखिए, मनुष्य के कान के सुनने का एक लेवल है कि यहाँ तक ही सुन पाएगा। आप सब साइंस में पढ़े होंगे कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ हम लोग नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनियाँ भी नहीं सुन सकते। और ये सारी ध्वनियाँ हमारे आसपास हैं, कुछ 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हैं और कुछ 20 हर्ट्ज से कम हैं, तो इस वजह से इसको हम नहीं सुन सकते। आप सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ ध्वनियाँ हैं, सच में हैं, तभी तो हम रेडियो लगाते हैं और फिर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, ये हम सुनने लगते हैं। रेडियो लगाए, रेडियो ने कैच कर लिया, यानी कि वो जो ध्वनि है ना, वो हमारे आसपास में ही है और हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पर जैसे ही रेडियो लगाए तो रेडियो ने उन ध्वनियों को कैच किया और आपके काम की ध्वनि आप तक पहुंचा दी। तो इस तरह से, अच्छा वो ध्वनि ऐसा तो है नहीं कि वहीं से डायरेक्ट भेजा गया, जब आपने लगाया तभी भेजा गया, वो यहाँ पर थी। तो इस तरह से बहुत सारी ध्वनियाँ, इन नक्षत्रों का जो संगीत है वो हमारे चारों तरफ है। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो ध्वनियाँ, वो संगीत उसके अंदर स्पंदित हो जाता है, उसके अंदर घुस जाता है, उस वाइब्रेशन मूड में वो चला जाता है बच्चा। और उस वाइब्रेशन से, उस ध्वनि से, उस संगीत से जब उसका तारतम्य टूटता है तभी वो लड़का बीमार होता है, तभी उसे समस्याएं होती हैं। और तो और एक बात और बताया गया, जो हस्तरेखा वैज्ञानिक है वो लोग कहते हैं कि देखिए, जो हाथ की रेखाएं हैं वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलती रहती हैं। ये हस्तरेखा विज्ञान में कहा गया है। देखिए, बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जो नहीं हैं, और बड़ा हुआ तो धीरे धीरे कुछ रेखाएं गायब हो गई। जैसे बच्चा था और जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो क्या हुआ, बहुत सारी उसके बचपन में रेखाएं थी जो गायब हो गई बड़े होते होते, और बहुत सी ऐसी रेखाएं थी जो बचपन में नहीं थी और बड़ा हुआ तो बन गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जीवन भर ऐसे बदलता रहता है। यानी बहुत सी जो हाथ की रेखाएं हैं ना, ये बनती और बिगड़ती रहती हैं। और ये बनती बिगड़ती कैसे हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि भाई जब आप सोचते हैं किसी चीज़ को और बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं और उसे अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन
और मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन अगर नहीं समझते तो मैनिफेस्टेशन पर पॉडकास्ट सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो इस रूल से कहा जाता है कि व्यक्ति जिस तरह से सोचता है, जिस तरह के विचार रखता है, उसी के हिसाब से उसकी हाथ की रेखाएं बनती बिगड़ती हैं, उसी हिसाब से उसका जो ब्रह्मांड है ना उसके साथ तारतम्य में बैठता जाता है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें स्पंदित होती हैं और उसके हाथ में रेखाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है या कोई रेखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, या कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो वो जैसे ही विश्वास करेगा और जैसा वो मैनिफेस्ट करेगा, जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो लगाएगा, उसी हिसाब से उसकी हाथ की रेखाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं लगातार। यानी अगर आपके हाथ में कोई रेखा नहीं है तो आप मैनिफेस्ट करके उसे बना सकते हैं, और किसी रेखा को आप गायब करना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल से उसे गायब कर सकते हैं। आप मैनिफेस्टेशन पर पॉडकास्ट सर्च करके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे ये होती हैं।